नमः माहेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष माहेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि एलडी ग्रेड से संबंधित जो हिंदी आपका विषय है, उस हिंदी विषय का जो काव्य शास्त्र पार्ट है, उस भाग को हम आपको पढ़ाएंगे, उसके विषय में बताएंगे। जो भी जानकारी हमारी या जो चीज़ें हम ग्रंथों से देखकर, जैसा कि आपके सामने एक वीडियो दिख रहा है, तो उनसे जितना भी बन पड़ेगा उस चीज़ को हम व्याख्यायित करेंगे, आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय न खराब करते हुए हम यहाँ देखते हैं। लिखा है कि यहाँ देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र की करना है। हम आप इस विषय को लेकर के जैसे जैसा कि लिखा है कि प्राचीन समय में काव्य शास्त्र को ही साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा जाता। अब देखिए, शास्त्र मतलब होता है जो ग्रंथ होते हैं, जो शासित करते हैं, जो नियम बताते हैं। तो काव्य शास्त्र मीन्स काव्यों का शास्त्र, जिसमें काव्य के विषय में काव्य क्या है, पद्य गद्य पद्य क्या है, चंपू क्या है, काव्य के भेद लक्षण, इन सारे विषयों पर चर्चा किया जाता था। तो यही बात ये बता रहे हैं कि प्राचीन समय में इसी को साहित्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि अलंकारों की विशेष चर्चा हुई भाषा के समय में। अब देखिए, साहित्य शास्त्र में प्रथमतः अलंकार ही काव्य का सर्वस्व था। मतलब कि अगर कोई काव्य पद्य लिखा गया है तो उसमें अलंकार का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान था पहले। तो वही इसलिए अलंकार शास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। अलंकार के गहन विश्लेषण में अध्ययन के पश्चात वक्रोक्ति अलंकार और अर्थ समीक्षा से ध्वनि के सिद्धांत को स्पष्ट स्वरूप मिला। अर्थात जब अलंकारों का आचार्यों ने अच्छे से अध्ययन का विश्लेषण किया, तब उन्हें वक्रोक्ति नामक है और काव्य के काव्य का क्या अर्थ है, इसके विषय में ध्वनि नामक जो सिद्धांत उसका स्पष्ट स्वरूप दिखा। यहाँ ध्वनि से मतलब आप ये समझिए व्यंग्य से है। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। अंततः रस ध्वनि गुण आदि काव्य तत्वों के समावेशन के कारण साहित्य शास्त्र को संभवतः काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र कहा जाता। मतलब आप सिंपल सी बात इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो काव्य शास्त्र है, इसको पहले साहित्य शास्त्र या अलंकार के शास्त्र के नाम जानते थे। अलंकार शास्त्र इसलिए कहते थे क्योंकि अलंकार का पहले बहुत ही महत्व होता था जब काव्य लिखे। फिर इन्होंने देखा कि साहित्य के में जो काव्य के गुण हैं, दोष हैं, लक्षण हैं, प्रयोजन है, रस है, ध्वनि है, इन सारे विषयों को भी काव्य में समावेश किया जाने लगा। इसलिए जो साहित्य शास्त्र के नाम से जाना था वही काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम ने लगा। अब भारतीय काव्य शास्त्र से यहाँ प्राय है मूलतः संस्कृत काव्य शास्त्र। ये आप लाइन कर सकते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र से किसका तात्पर्य है, तो आप बताएंगे संस्कृत काव्य शास्त्र है। अर्थात संस्कृत विषय या संस्कृत से संबंधित जो ग्रंथ इत्यादि लिखे गए हैं उनसे संबंधित है। संस्कृत में साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये आप लाइन, संस्कृत में साहित्य को अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो काव्य के अर्थ में। काव्य से संबंधित विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ इन्होंने कहा विविध पक्षों पर, पक्ष मतलब विषय। अब जैसे अब काव्य क्या है, काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का स्वरूप कैसा है, काव्य के कौन कौन मुख्य तत्व हैं, काव्य में गुण दोष क्या है, काव्य में कौन कौन से तत्व आते हैं, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है। इन सारे विषयों पर जिस ग्रंथ में अध्ययन किया जाता है उसे ही काव्य शास्त्र कहते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। इसमें अब देखिए वही चीज बता रहे हैं, काव्य का लक्षण है, हेतु है, प्रयोजन है, गुण दोष आदि। आधुनिक काल में काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द प्रचलित हो गया है। ऐसे में काव्य शास्त्र को साहित्य शास्त्र भी कहा जाने लगा। अब यहाँ पर कुछ काव्य शास्त्री जो संस्कृत आचार्य हैं उनका नाम दिया गया है और उनका समय और उनके ग्रंथ दिए गए हैं। तो विशेष कर आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ये निश्चित ही इस जो ये नाम, समय और इनके ग्रंथों का नाम दिया गया है, इससे एक या दो, हो सकता हो 3-4 भी आ जाएं, लेकिन इससे प्रश्न निश्चित बनेगा 100%।
अगर न बने तो कहिएगा, आएगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं। तो इतना जितना दिए इसको आप याद कर लेंगे। जैसे नाट्य शास्त्र में लिखने वाले भरत मुनि हैं, जिनका समय और ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र, इसको जरूर याद करिए। हम 6वीं शताब्दी इनका समय है। इनका काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? काव्य अलंकार। दंडी इनकी रचना का नाम है। काव्यादर्श समय है 7वीं शताब्दी। उद्भट इनका देखिए काव्य अलंकार सार संग्रह। वामन काव्य अलंकार सूत्र। रुद्रट काव्य अलंकार। आनंदवर्धन न्यालोक। राजशेखर काव्य मीमांसा। मुकुल भट्ट अविद्यावृत्त मातृका। मातृका लिखा है, मातृका होना चाहिए था। और भट्ट तौद का क्या है? तो काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त का क्या? न्यालोक लोचन है। तो भारत। कुंतक का है वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय का है दस रूपक। महिम का है व्यक्ति विवेक। भोजराज का सरस्वती कंठा और श्रृंगार प्रकाश। हेमेंद्र की रचना है कवि वचन सुधा, औचित विचार चर्चा, सुवृत्त तिलक, दशावतार चरित्र, जिनकी रचना है। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश। हुयक की है अलंकार सर्वस्व। शुभाकार मिश्र की है अलंकार रत्नाकर। देखिए ये अभी हमने सिर्फ नाम पढ़ा है, नाम पढ़ने से कोई चीज तो याद होगा नहीं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस पर थोड़ा हमको चर्चा करना होगा। अब आप एक तरीका हम बताएंगे, उस तरीके से, उस ट्रिक से, उस सरल तरीके से आप उसको याद कर सकते। देखिए भरत जो लिखा है, भरत आप ये समझिए पहले जो भाट होते थे ये नाटक करते थे। क्या करते थे? नाटक, नौटंकी। शादी विवाह में नहीं आता है नौटंकी, तो वो सब भाट होते हैं। तो भरत भाट मिल रहा है और भाट क्या करते हैं? नौटंकी में नाटक करते हैं। तो एकदम अच्छे से आप याद कर लिए कि नाटक में नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत की। अब नाटक के दो पात्र मुख्य होते हैं, एक नायक एक नायिका, हीरो हीरोइन, दो पात्र। तो इसका मतलब इनका समय कितना हो गया? दूसरी शताब्दी। ऐसे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि भरत मतलब ये हुआ भाट, और भाट क्या करते हैं? नाटक। और नाटक में दो पात्र होते हैं, नायक और नायिका। मतलब ये रहा कि भरत मुनि का समय दूसरी शताब्दी और इनकी रचना नाट्य शास्त्र गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं भामह के पास। तो भामह सर्वप्रथम काव्यालंकार लिखने वाले आचार्य हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ये ग्रंथ जरूर पूछा जाता है कि काव्यालंकार किसकी रचना था, आप बताएंगे भामह। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो भ है, ठीक ना, भामह अगर आप याद करेंगे तो इसको याद ही कर लीजिए। ये वास्तव में इंपॉर्टेंट बहुत, हम देखिए ट्रिक नहीं अभी क्लियर हो पा रहा, लेकिन आप इसको जरूर याद कर लीजिए। भामह की रचना क्या है? काव्य अलंकार। दंडी आपको आसानी से याद हो सकता है। कैसे? दंडी माने डंडा। अब डंडा जो बुढ़े होते हैं, जैसे दादा आपके होंगे या और कोई होगा, तो आप देखे होंगे जो डंडा है, छड़ी है, वो ऐसे हाथ में पकड़ने वाला होता है थोड़ा सा, तो पकड़ के ऐसे चलते हैं। तो ये वाला जो भाग पकड़ने वाला हो गया और नीचे डंडा हो गया, वो क्या होगा? सांप के समान दिख रहा है ना। तो इससे आप याद करेंगे दंडी मीन्स डंडा, डंडा माने सांप। इतना हो गया। तो भैया इनका समय 7वीं शताब्दी हो गई। और इनकी रचना कौन सी है? काव्यादर्श। देखिए दो शब्द लिखा है, काव्य प्लस आदर्श। काव्य प्लस आदर्श। अब यहाँ काव्यादर्श में जो काव्य प्लस आदर्श लिखा है, ये आदर्श आप समझिए इनका लड़का था, जिसको ये डंडे से मार मार करके काव्य के विषय में बताते थे, ठीक ना। इनके पुत्र का नाम क्या था? तो एक मिनट, थोड़ा प्रकाश हमें लग रहा है कम। देखिए तो इनके पुत्र का नाम क्या है? आदर्श। उसको ये डंडे से पीट के क्या करते थे? काव्य सिखाते थे, काव्य आदर्श। अब डंडे से मारते, डंडा सात के आकार का था, तो दंडी का समय होगा 7वीं शताब्दी। और वो मारते थे काव्य आदर्श नामक बच्चे को, तो काव्य आदर्श इनकी रचना हो। ये याद करने के लिए और कुछ नहीं। फिर आते हैं वामन, अरे सॉरी उद्भट।
अब उद्भट की रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। अब काव्यालंकार किसकी रचना है? पहली बात तो आ गए भामह के, और भामह के सार कौन थे? उद्भट। ये याद करने के लिए थे कि नहीं थे ये नहीं मालूम, लेकिन आप याद करने के लिए, तो जो सार होते हैं वास्तव में उद्भट होते ही हैं, माने जीजा का कोई महत्व नहीं होता है उनके सामने, सार श्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि बहन हावी होती हैं। तो इससे आप याद करें जो उद्भट होते हैं, सार कैसे होते हैं? उद्भट होते हैं। तो इससे आप याद कर लेंगे उद्भट के ग्रंथ का नाम क्या है? काव्यालंकार सार संग्रह। यही सार लिखा है ना, इसी से तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए सार सर बताए थे, उद्भट होते हैं। अच्छा ये उद्भट की रचना है काव्यालंकार सार संग्रह। अब ये समय कितना है इनका? 8वीं शताब्दी है। तो वो है ऐसे लिखा है, इसको ऐसे मिला दीजिए 8 बन जाएगा, ठीक है। तो 8वीं शताब्दी इनका हो जाए काव्यालंकार सार संग्रह। फिर आता है वामन, इनका भी समय वही है, इन दोनों का एक साथ आप याद कर लेंगे। और वामन माने होता है छोटा, बौना। वामन माने छोटा या बौना। इसमें देखिए काव्यालंकार सूत्र लिखा, खाली आप सूत्र पकड़िएगा कि जो सूत्र होता है छोटे छोटे होते हैं, आकाशवड़ दीर्घ हरिच, ऐसे छोटे छोटे सूत्र होते हैं। तो सूत्र क्या होता है? वामन होता है, छोटा होता है, इसलिए काव्यालंकार सूत्र किसकी रचना है? तो भैया ये रचना है वामन की रचना। और वामन का समय कितना है? 8वीं शताब्दी। फिर इसके बाद आते हैं रुद्रट। अब देखिए जो रुद्र भगवान शिव जी को कहा जाता है रुद्र रूप, तो 11 रुद्र होते हैं वहां पे, लेकिन आपको यहाँ कैसे याद करना? देखिए अब किसी ने कहा कि जो रुद्र होते हैं वो 9 ही होते। कितने होते हैं? 9। ठीक। रुद्रट 9वीं शताब्दी काव्यालंकार। देखिए ये अब यहाँ भी काव्यालंकार है और काव्यालंकार यहाँ भी है। अब एग्जाम में जब भी रहेगा तो एक ही लोग रहेंगे, चाहे भामा रहेंगे चाहे रुद्रट रहेंगे। अगर दोनों रहेंगे तो उपयुक्त दोनों आंसर आएगा, नहीं तो एक ही रहेंगे, ठीक ना। तो रुद्रट वाला आप याद कर लीजिएगा कि काव्यालंकार किसकी रचना है? रुद्रट की है, ठीक ना। ये भी आप याद कर लेंगे, अब नहीं क्लियर हो पा रहा है इस समय। अब देखिए आनंदवर्धन, हम इसके विषय में ये बता दिए थे। आनंदवर्धन, अब देखिए आनंद वर्धन, आनंद को बढ़ाने वाला। अब आनंद कब हमारे हृदय में बढ़ता है? जब ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि किसकी सुनाई देती है? डीजे की। इस डीजे की बताए थे, अगले भी शायद वीडियो में हम बता दिए थे बात, ठीक ना। तो इससे आप याद कर लेंगे कि जो ध्वन्यालोक है किसकी रचना है? तो आनंदवर्धन की। कैसे? ध्वनि प्लस आलोक है, जब ध्वनि होता है तो प्रकाश होता है, मीन चारों ओर आवाज गूंज जाता है। डीजे का वजह जब बजाइए तो लड़के सब एकदम झूमने लगते हैं, नाचते हैं, आनंदित हो जाते। तो आनंदवर्धन की रचना हो गई ध्वन्यालोक, ठीक है। और इनका भी समय कितना हो गया? 9वीं शताब्दी। कितना है? 9वीं शताब्दी। देखिए आनंदवर्धन न, यहाँ न लिखा, इसी को नव कर दीजिएगा अपने से समझने के लिए। नव, आनंदवर्धन नव, ऐसे तो नव हो जाएगा। 9वीं शताब्दी समय हो गया और ग्रंथ का नाम है धन्य। फिर इसके बाद आते हैं राजशेखर, ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। रश्मि मीमांसा, ये बहुत, अरे काव्य मीमांसा ये बहुत पूछी जाती है। तो राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा और इनका समय 10वीं शताब्दी नहीं होती है, 10वीं शताब्दी होती है और समय है 10वीं शताब्दी। और किताब का नाम है काव्य मीमांसा। देखिए राजशेखर, राज मीन्स राजा और शेखर मान शिखर। तो जो राजा अत्यंत शिखर पे होगा, अत्यंत उच्च स्थान पे होगा, वह बहुत ही मीमांसा माने चिंतन करने वाला, ठीक है। तो मान लीजिए 10 राजा थे, 10वें राजा में जो श्रेष्ठ राजा था वह सबसे चिंतनशील था, इसलिए आप याद कर लेंगे कि राजशेखर की रचना क्या? काव्य मीमांसा। फिर है मुकुल भट्ट आते हैं, इनकी रचना है अभिधा वृत्त मातृका। इनका भी समय 10वीं शताब्दी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10वीं शताब्दी के आचार्य हैं, इसका भी ट्रिक आप बना सकते हैं। ठीक है। तो मुकुल भट्ट की रचना क्या? अभिधा वृत्ति, बहुत पूछी जाती है, इसको भी आप लाइन कर लेंगे।
इनकी ये जो रचना है इसमें खाली अभिधा वृत्ति में ही श्लोकों या पद्यों को लिखा गया है, इनकी मुकुल भट्ट की। फिर भट्ट ताओता है, इनका है काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त का जरूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा। इनका एक रचना है ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती। अभिनव भारती पूछी तो अभिनव भारती ऐसे आप याद कर लेंगे, क्योंकि अभिनव भारती में अभिनव यहाँ लिखा हुआ है और अभिनव भारती में अभिनव लिखा हुआ। और ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक किसकी है? तो आनंदवर्धन की है। अब आनंदवर्धन ये जो ध्वन्यालोक लिखे हैं उस पर ये टीका लिखी गई, व्याख्या लिखी। तो ध्वन्यालोक लोचन आप याद कर लेंगे किसका है? अभिनव गुप्त की है, ठीक है। कुंतक ये बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए वक्र प्लस उक्त प्लस जीवितम, वक्र माने टेढ़ा और कुंतक माने कुंतल, याद कर लीजिएगा, कुंतक माने कुंतल। अगर हम किसी के ऊपर एक कुंतल बोरा लाद देंगे शरीर पे, वो क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो जो कुंतल भर बोरा ढो ढो करके जीवन यापन करते हैं वो टेढ़े नहीं हो जाते हैं, वही है कुंतक। अब इनका क्या? वक्रोक्त जीवित माने टेढ़ा होकर के इनका जीवन बीतता। फिर आते हैं धनंजय। अब धनंजय कहा जाता है अर्जुन को। धनंजय किसको कहा जाता है? अर्जुन को। तो अब ये समझ लीजिए कि 10 रूपक इनका ग्रंथ का नाम है और इनका समय भी कितनी ही 10वीं शताब्दी। अब धनंजय जो थे अर्थात अर्जुन थे, अपने याद करने के लिए कि अर्जुन के 10 रूप थे, याद कर लीजिए। याद करने में क्या है कि अर्जुन के 10 रूप थे। अब 10 रूप थे, 10 माने 10वीं शताब्दी का समय हो गया और 10 रूपों की रचना हो गई। फिर आता है रचना है व्यक्ति विवेक, ये बहुत पूछा मही भट्ट की। तो जो व्यक्ति विवेकी व्यक्ति होता है, हम यही बताए थे आपको, जो विवेकी व्यक्ति होता है वह महीम होता है अर्थात बड़ी शांत स्वभाव, चिंतनशील होता है, शांत रहता है। राजा भोज के विषय में आप जानते हैं। तो जो राजा होता है वह बहुत अधिक श्रृंगारी होता है, और जो राजा होता है उसे सरस्वती क्या होती हैं? रूठ जाती हैं। या इसको ऐसे अर्थ कर लीजिए कि जो राजा भोज, अब भोज माने क्या होता है? जब कहीं पार्टी में हम जाते हैं तो लोग जब भोज में जाते हैं खूब चबक के खाना खा लेते हैं, जिससे उनकी सरस्वती रूठ जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा? सरस्वती कंठाभरण, माने कंठ तक दबा के भर लिए हैं, जिससे सरस्वती रूठ गई है। किसकी? जो भोज में गए, राजा भोज की रचना। और राजा तारीख है भोज, श्रृंगार प्रकाश सिंह की रचना हो। हेमेंद्र की रचना ये भी बहुत पूछा जाता है। कवि कंठाभरण है, औचित्य विचार चर्चा है, सुब्रत तिलक है और दशावतार चरित है। इसमें औचित्य विचार चर्चा और कवि कंठाभरण ये दोनों ग्रंथ बहुत पूछे, आप देखे होंगे एग्जाम में। तो ये क्षेमेंद्र की रचना। अब देखिए जब कवि का कंठ भर जाएगा तो गाना वाना सही से गा नहीं पाएगा, तो क्या करता है? क्षमा मांगता है, महाराज क्षमा कर दिए, कल गाना। कवि कंठाभरण इनकी रचना। इन्होंने क्षमा मांगा था, क्षेमेंद्र हो गया। अच्छा, औचित्य विचार चर्चा। अब राजा ने उनको ऐसे बुलाया था कि किसी औचित्य विषय पर विचार करने के लिए बुलाया कि चलो इसी विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन ये कवि कंठ तक भरे लिए थे, इसलिए उन्होंने क्षमा मांग लिया। तो क्षेमेंद्र की रचना कवि कंठाभरण हो गई और औचित्य विचार चर्चा हो गई। ऐसे आप याद, ठीक है। सुब्रत तिलक, राजाओं का ये तिलक करते थे। और यहाँ क्या लिखा? दशावतार चरित, राजा के अंडर में रह रहे हैं क्षेमेंद्र, तो 10 अवतार भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का ये वर्णन किसी भी तरह से आपको याद होना चाहिए, लेकिन ये जान लीजिए इससे आएगा जरूर। अब एक है मम्मट कवि हैं जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक काव्य शास्त्र को लिखा हुआ है। कितना समय हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो मम्मट का ये बहुत पूछा। देखिए जो काला काला ज्यादा हेडिंग में है वो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट। काव्य प्रकाश बहुत सुंदर रचना है इनकी, मम्मट की। इनका समय पूछा जाता है 11वीं शताब्दी, ठीक है। तो मम्मट में देखिए 3 बार माँ देख रहा, तो ऐसे ही माँ है, ऐसे है, मान लीजिए ऐसे से कर लीजिए, आपको याद करना है, याद होना चाहिए। मम्मट हो गया। रुइया की रचना है अलंकार सर्वस्व, ठीक है। शोभाकर मिश्र है इनका। देखिए जो आधुनिक कवि हैं इनका भी पूछा जाता है। इसके पहले सब प्राचीन कवियों के नाम थे, लेकिन बाद में जो लिखे गए आधुनिक वाले, तो आप आधुनिक को भी अच्छे से अध्ययन कर लीजिए।
क्योंकि अब हट करके प्रश्न बनाए जा रहे हैं, चलिए आप नए जो आचार्य हैं इनको जरूर याद करें। ठीक है, तो अलंकार सर्वस रुइया की हो गई। फिर कहा शोभाकर जो मिश्र हैं इनका अलंकार रत्नाकर है। ठीक है, वाग्भट प्रथम, वाग्भट अलंकार तो चलिए नाम सही हो गया। और वाक माने होता है वाणी। तो हम अगर 12 वर्ष तक ऐसे याद कर लीजिए ना कि 12 ऐसे आप ऐसा करिएगा, ये लाइन कर लीजिएगा यहाँ से यहाँ। इन राइटरों पर ट्रिक बना करके एक साथ याद कर लीजिएगा। इनकी 12वीं शताब्दी है, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, इस तरह से याद कर लीजिएगा। लेकिन अब रचना खाली बता दे रहे हैं। हेमेंद्र का बहुत और हेमचंद्र का बहुत पूछा जाता है। काव्यानुशासन इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। काव्यानुशासन किसकी है? हेमचंद्र। हेम माने हिम माने बर्फ, चंद्रमा बर्फ के समान होता है और पूरी दुनिया को शासित करता है, प्रकाशित करता है। तो ऐसे आप याद, काव्यानुशासन गई। वाग्भट का तो नाम ही से क्लियर हो गया, वाग्भट अलंकार हो गया। रामचंद्र गुड़चंद्र का नाट्य दर्पण, ये जरूर याद कर लीजिए कि रामचंद्र माने भगवान श्री कृष्ण, सॉरी भगवान श्री रामचंद्र जी, गुड़ माने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए नाट्य दर्पण माने दर्पण में देखते थे। ठीक है, ऐसा याद कर लीजिए। याद करने के लिए देखो, जैसे भाई जो पुराने राम उनके नहीं, जो वर्तमान में हम लोग राम का रोल करते हैं तो बार बार दर्पण देखते हैं ना, तो नाट्य दर्पण माने नाटक करने के लिए दर्पण देखते हैं आधुनिक राम। चलिए, फिर कहा शारदा तनय का है भाव प्रकाशन। जयदेव जरूर याद कर लीजिएगा। चंद्रालोक इनकी रचना है, चंद्रलोक लिखा है, चंद्रालोक इनकी रचना है। ठीक है, तो इनकी है जयदेव की। तो चंद्रलोक, चंद्रलोक की जय हो, आप ऐसे चंद्रलोक की जय हो, तो चंद्रालोक जयदेव। और विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण। तो हमने बताया था कि साहित्य पूरे विश्व में विद्यमान है। अब जानते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो साहित्य दर्पण किसकी रचना हो गई? तो ये हो जाते हैं आपकी विश्वनाथ। ये जरूर याद कर लेंगे, विश्व में साहित्य है और साहित्य समाज का दर्पण है। फिर आते हैं विद्याधर। विद्याधर भी एक देवताओं की कोटि है। अब यहाँ विद्याधर कवि का नाम है। विद्यानाथ हैं प्रताप रुद्र यशो रचना। ये आप याद करिए। भानु मिश्र की क्या है? रस मंजरी, रस तरंगड़ी अलंकार तिलक। तो ये रस तरंगड़ी और रस मंजरी याद कर लीजिए, किसका है? भानुदत्त मिश्र। और रूप गोस्वामी ये अलग से एक राइटर है, इनकी रचना है उज्ज्वल नील मणि। आप इनको जरूर याद करिए। 16वीं शताब्दी, ठीक है, रूप गोस्वामी की रचना 16वीं शताब्दी का समय है। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, उज्ज्वल नीलमणि रचना। ये हो गई रचनाएं। और रचनाएं आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि रचनाओं से प्रश्न जरूर आता है। और जितना यहाँ रचना दिया गया, अगर इतना ही आपको याद है तो निश्चित है कि आप अच्छा कर ले जाएंगे, क्योंकि इससे प्रश्न अवश्य आता। इतना ही अगर आप याद किए तो संस्कृत का जो काव्य शास्त्र पोर्शन में से आपका राइटर वाला केशव मिश्र हैं, अलंकार शेखर, अपय दीक्षित है, वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुलयानंद। अच्छा, पंडित जगन्नाथ को जरूर याद करिएगा, रस गंगाधर इनकी रचना है। तो जो जगन्नाथ हैं वो रस गंगाधर हैं। ठीक है, पंडित जगन्नाथ की रचना क्या है? रस गंगा। विश्वेश्वर पंडित अलंकार कौतुक, ये विश्वेश्वर। अब हम आते हैं भरत मुनि पर। और भरत मुनि के विषय में देखते हैं इनके विषय में क्या चीजें दी गई हैं। ये पहले आचार्य हैं, इसलिए क्रमानुसार समस्त आचार्यों के विषय में थोड़ा सा बताया जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। लिखा है भरत मुनि, नाम क्या हो गया? भरत मुनि हो गए। और समय इनका क्या है? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी। ग्रंथ क्या है? संस्कृत काव्य के ये प्रथम आचार्य हैं। इनके ग्रंथ के नाम है शास्त्र। साहित्य शास्त्र की सबसे प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसे पंचम वेद के भी नाम से जाना जाता है। और आप याद कर सकते, जरूर याद कर लीजिएगा। पांचवा वेद, क्योंकि नाट्यशास्त्र की रचना वेदों से ही चीजों को लेकर के लिखा गया।
इसमें नाटक के सर्वांग पक्षों माने सभी पक्षों का वर्णन किया गया है, अर्थात नाट्य शास्त्र में भारतीय काव्य शास्त्र नाट्यालोचन और कला दर्शन के आचार्य भरत मुनि की नाट्य शास्त्र रचना भारतीय काव्यालोचन और काव्य शास्त्र का क्या है, दृश्य काव्य परंपरा एवं रस सिद्धांत के प्रवर्तक। ये आप जरूर लाइन कर लीजिएगा, रस सिद्धांत के प्रवर्तक किसके माना जाता है, भरत मुनि। और दृश्य काव्य मतलब ये कि ऐसा काव्य जिसको हम नाटक करके सबको दिखा सकते, तो इसके ये प्रवर्तक थे। तो दृश्य काव्य की परंपरा और रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के ग्रंथ के प्रारंभ में ही कहा था कि मैंने इस पंचम वेद, देखा ना, पंचम वेद नाट्य वेद की रचना चारों वेदों के तत्व को लेकर की है। यही बात हमने बताया था, इसलिए इसको पंचम वेद भी कहा। अब इन्होंने ऋग्वेद से क्या लिया है, पाठ माने जो पढ़ने योग्य चीजें हैं। सामवेद से गान लिया है, गीत लिया है। यजुर्वेद से क्या लिया है, अभिनव नाटक करने का तरीका। और अथर्ववेद से रस। ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि कहाँ किन किन वेदों से क्या क्या लिए थे। जैसे ऋग्वेद से इन्होंने पाठ्य लिया, कथन कथोपकथन बातचीत, इन चीज़ों को वहाँ से लिया। और उसके बाद जब आता है आपका सामवेद, उससे गान अर्थात छंदों को लिया वहाँ से, कैसे गाएंगे। और जो यजुर्वेद है उससे अभिनय कैसे लोग करेंगे उसको लिया। और अंत में आता है अथर्ववेद जिससे इन्होंने रस लिया था। अब अथर्व माने अर्थ माने पृथ्वी। अब पृथ्वी क्या पाया जाता है, 6 प्रकार के रस, ठीक है। तो यहाँ से रस ले लीजिए, इसको आप याद कर लेंगे, जरूर पूछता। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में एक विशाल ग्रंथ है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। नाट्य शास्त्र अरे रस के प्रथम आचार्य कौन है, तो भरत मुनि हैं, जिसमें नाट्य एवं कला की समालोचना संबंधी नियमों का विस्तृत विवेचन है। वर्तमान समय में उपलब्ध नाट्य शास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं, ये जरूर याद कर लीजिएगा। कितने अध्याय हैं, तो 36, तथा 5000 से अधिक छंद हैं। नाट्य शास्त्र का रचना काल अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच में माना जाता है। बलदेव उपाध्याय ने भरत मुनि का समय द्वितीय सदी स्वीकार किया है। अब यहाँ देखिए राइटर का नाम दे दिया। अब अगर राइटर का नाम दे करके पूछ लेगा कि बलदेव के अनुसार भरत मुनि का समय कितना है, तो दूसरी शताब्दी। ठीक हो गया, थोड़ा सा और बचा, इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, प्रयास करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे करके सब पढ़ें और आप अच्छे से उसको अध्ययन करते हुए रहिए, ठीक है। प्रश्न उत्तरी भी काव्य शास्त्र संबंधी आपसे करा दिया जाएगा बाद में। अब भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है, जैसा कि इसके पहले ही लिखा। नाट्य शास्त्र का प्रधान विषय रूपक और उससे संबंध विषयों का विवेचन। अब रूपक मतलब ये होता है कि जिसका आरोप किया जाए वही रूपक है, आप जानते हैं रूपक अलंकार के विषय में। तो इन्होंने 10 रूपक हैं, उन 10 रूपकों के विषय में अच्छे से इन्होंने बताया है, व्याख्यान किया हुआ। अभिनव भारती जो ग्रंथ है अभिनव गुप्त की, इसके अनुसार नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय और लगभग 5000 से अधिक श्लोक के छंद और अधिकांश लोग अनुष्ठुप छंद। रसवादी आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक है, इसको बार बार बताया जाए, इसको कर लीजिए। उन्होंने नाट्यशास्त्र के 6ठ अध्याय में 6वें अध्याय में निम्न रस के सूत्र को की व्याख्यान किया है कि रस किसे कहते हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर दिया गया। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, लक्षण भी, और ये भी याद कर लीजिएगा कि कहाँ दिया गया है, तो 6वें अध्याय। हमने अभी आपको बताया कि प्रकृति के द्वारा 6 प्रकार के रस ही बताए गए हैं। तिक्त, कषाय, कटु, ना ये है, आप देखेंगे 6 हैं। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि 6 रस होते हैं, इसलिए 6वें अध्याय में रस का निरूपण किया गया। किसके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा। लक्षण क्या है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती, ऐसा भरत मुनि ने सबसे पहले कहा था। तो इसको जरूर आप ही करके याद रखेंगे कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति है। नाट्य शास्त्र के 6ठ एवं 7वें अध्याय में रस निरूपण किया गया है। भरत मुनि ने नाटक को वांग्मय का सर्वश्रेष्ठ रूप स्वीकार किया। वांग्मय माने साहित्य होता,
नाटकों का प्राण तत्व क्या माना जाता है? रस माना जाता है। इसको हमेशा याद कर लीजिएगा अगर पूछा जाए कि नाटकों का प्राण मूल तत्व क्या है, रस है। वैसे आगे चल के बहुत सारे कवियों ने अलग अलग माना, अलंकारवादी ने अलंकार को माना, रसवादियों ने रस को माना, तो वो अलग अलग चीजें, लेकिन मुख्य रूप से रस को ही माना जाता है। इनका मत है कि रस के बिना कोई नाटक ही नहीं हो सकता। नाट्य शास्त्र में वाचिक माने बोलने का जो अभिनय के प्रसंग में काव्य की आलोचना की गई है, इन्होंने भाव से रस की उत्पत्ति मानकर दोनों को अन्योन्याश्रित माना है, अर्थात भाव और रस एक दूसरे पर आश्रित होते। अब नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाटक के 4 अंग स्वीकार किए: पाठ्य, अभिनय, संगीत और रस। पाठ्य या वस्तु तत्व माने कथा वस्तु, कथोपकथन, बातचीत। जब नाटक में संवाद होंगे, बातचीत होना जरूरी होता है। फिर इसमें क्या है, अभिनय होना बहुत जरूरी है, अभिनय कैसे आप करेंगे। संगीत होना जरूरी है और रस की निष्पत्ति जरूरी है। कहीं करुण रस होगा काव्य में, तो कहीं शांत, तो कहीं श्रृंगार रस होगा, अलग अलग है। रस प्रथम 3 अंगों की नियंता। ठीक हो गया, यही अंतिम है क्या? चलिए ठीक। फिर आगे है कि भरत मुनि ने रसों, ये जरूर आप इंपॉर्टेंट करके याद कर लीजिएगा कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, क्योंकि इन्होंने शांत रस को नहीं स्वीकार। अब आप पूछेंगे शांत रस को क्यों नहीं स्वीकार किया? क्योंकि इनका मत ये था कि जब हम नाटक करते हैं, मंचन करते हैं, और शांत रस का अगर हम मंचन करेंगे तो कोई भी दर्शक, कोई भी श्रोता वहां बैठ नहीं पाएगा और उसको आनंद की अनुभूति नहीं हो पाएगी, क्योंकि शांत रस वैराग्य की स्थिति में आता है। अब नाटक हो रहा है, सब आके साधु संत बैठ के चुप मार के योग कर रहे हैं, कितने समय तक दर्शक बैठ पाएंगे? 2-4 मिनट भाग जाएंगे सब। इसलिए इन्होंने शांत रस को नहीं स्वीकार किया, अतः इनके अनुसार 8 ही रस माने गए हैं, शांत रस इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। हास्य रस को सभी रसों में सुखात्मक माना है। इतना आप अध्ययन कर लीजिए। इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे धीरे धीरे क्रमानुसार बताएं कि आपका डेट तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके आप इसका अध्ययन करते रहिए। तो आज जो राइटर के विषय में, थोड़ा काव्य के शास्त्र के विषय में, थोड़ा भरत मुनि के विषय में बताया गया। इससे जितना प्रश्न बन सके आप अपने मन से बनाइए, खुद से क्वेश्चन बनाया करिए। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? भरत मुनि की है। आलोक किसके? आनंदवर्धन। ये अलग अलग आप बना सकते। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम लोग फिर अध्ययन करेंगे। तब तक लिए नमः।